नमस्कार दोस्तों, ये मेरा पहला YouTube वीडियो है। आज 23 मार्च 2019, समय शाम के 7:30 बजे। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मेरा YouTube चैनल बनाने का मकसद क्या है, ये आपको ज़रूर मैं बताऊँगा। पर इसके पहले मैं आपको एक ऐसे शूरवीर की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत में एक इतिहास, एक ऐसी सोच और एक ऐसा जज्बा बन गया है जिसे आज भी हम याद करते हैं। ये कहानी है सन 1907 की। जी हाँ, आज से 88 साल पहले पंजाब, जो आज पाकिस्तान में है, उसके एक छोटे से गांव बंगा में सरदार किशन सिंह जी और विद्यावती के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। इस पुत्र के जन्म होते ही जैसे ही खबर उस जेल अधिकारी को पता चली, क्योंकि उस समय इस पुत्र के पिता सरदार किशन सिंह और उनके दो भाई सरदार अजीत सिंह जी और सरदार स्वर्ण सिंह जी तीनों जेल में थे। जैसे जेलरों को इनकी खबर पता चली कि इनके घर में बेटा पैदा हुआ है, उन्होंने सरदार किशन सिंह जी और उनके दोनों भाइयों को बाइज्जत बरी कर दिया और छोड़ दिया। माँ ने जैसे ही अपने तीनों बेटे को घर पर आते देखा, माँ ने कहा, इस बेटे के आने पर हमारे भाग खुल गए हैं, और उस बेटे का नाम भाका बाबा रख दिया। आगे चल के उस बेटे का नाम भगत रख दिया गया। जी हाँ दोस्तों, मैं अखंड भारत के उस ऐसे शूरवीर की गाथा बताने जा रहा हूँ जिसने आज़ादी में सबसे महत्वपूर्ण अंग अपना निभाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं शहीद सरदार भगत सिंह के बारे में बताना चाहता हूँ। सरदार शहीद भगत सिंह और उनके परिवार एक क्रांतिकारी परिवार था। उनके दादाजी आर्य समाज के बड़े ही उच्च विचार थे और बचपन से ही आर्य समाज और उनके क्रांति गतिविधियों से लैस थे। दादाजी चाहते थे कि भगत सिंह की पढ़ाई जो है दयानंद आर्य एंग्लो वैदिक कॉलेज स्कूल में हुआ, क्योंकि उस समय पे काफ़ी सिख युवक खासा स्कूल में जाया करते थे, पर उनके दादाजी इसके खिलाफ थे, क्योंकि वो सोचते थे कि अंग्रेज़ी हुकूमत इनका साथ दे रही है और अंग्रेज़ों की किसी भी चीज़ से उनको और उनके परिवार को नफरत थी। तो बचपन से ही क्रांतिकारियों के बीच में भगत सिंह जन्मे और पले बड़े। वो अपने दोनों चाचा सरदार अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह से काफ़ी प्रभावित थे, खास करके सरदार अजीत सिंह जी से। ऐसा करते भगत सिंह बड़े हुए। एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ दोस्तों। भगत सिंह केवल 5 साल के थे। एक दिन उन्होंने अपने चाचा के हाथ में पिस्तौल देखी। उन्होंने अपने चाचा को पूछा, ये क्या है? चाचा ने कहा, बेटा ये पिस्तौल है, इससे हम अंग्रेजों को मारेंगे। ये सुनते ही भगत सिंह काफी प्रभावित हुए। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने चाचा को खेतों में जाते हुए देखा। उनके साथ पीछे पीछे चले गए और देखा कि चाचा आम का एक बीज बो रहे थे। भगत सिंह ने अपने चाचा को पूछा, चाचा ये क्या कर रहे हो? चाचा ने कहा कि मैं ये आम का बीज बो रहा हूँ, कुछ सालों बाद ये बहुत बड़ा पेड़ बनेगा, इसमें बहुत सारे आम होंगे और उस आम को हम साथ में मिलकर खाएंगे। ये सुनते ही भगत सिंह अपने घर पर भागे। उन्होंने वो पिस्तौल उठाई और फिर से खेत की तरफ भागे। उन्होंने एक खड्डा खोदा, उस खड्डे में उस पिस्तौल को अंदर दफना दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी।
ये देखते हुए उनके चाचा विचलित हुए। उन्होंने पूछा, बेटा तुम क्या कर रहे हो? तो भगत सिंह ने कहा, चाचा मैं इस पिस्तौल को आज बो रहा हूँ, कुछ सालों बाद इसमें बहुत सारे पिस्तौल उगेंगे और उस पिस्तौल से हम अंग्रेजों का खात्मा करेंगे और इस देश को आजाद करेंगे। केवल 5 साल, ऐसी सोच थी। ऐसे धीरे धीरे भगत सिंह इन क्रांतिकारियों के बीच और उनके विचारधारा को अपने अंदर समेटते समेटते बड़े हुए। 13 अप्रैल 1919 भारत के इतिहास में सबसे काला दिन। ये ऐसा दिन जहां पर जालियांवाला बाग में बैसाखी के दिन कई सारे सिख युवक युवती साथ में इकट्ठे मिलकर बैसाखी मना रहे थे। उसी दरमियान ब्रिटिश हुकूमत के एक जनरल डायर ने उन निहत्थ सिखों के ऊपर गोलीबारी बरसाना शुरू कर दी अपने साथियों पुलिस कर्मियों के साथ में। इस वाकया में करीब करीब हजारों सिखों की मौत हो गई और करीब करीब 1500 से ऊपर सिखों, नौजवान, युवक युवती जख्मी हो गए। ये वाकया जैसे ही भगत सिंह को पता चला, अगले दिन लाहौर में अपने स्कूल होने के बाद 20 कोस दूर चलकर लाहौर से भगत सिंह अमृतसर पहुंचे। अमृतसर जैसे ही पहुंचे, वहां पे खून से लदी मिट्टी, खून से सनी मिट्टी को भगत सिंह ने उठाया, एक बोतल में समेट कर अपने घर वापस रवाना हो गए। 20 कोस, 12 कोस चलते हुए, 12 कोस वापस आते हुए। जब वो घर पे पहुंचे, उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप अपने कमरे की तरफ रवाना हुए। वहां पे उनकी बहन अमर कौर ने उन्हें देख लिया। उन्होंने कहा, वीर जी बड़े मायूस लग रहे हो, क्या हुआ? भगत सिंह ने कहा, कुछ नहीं, आज मैं कुछ नहीं कहना चाहता। थोड़ी देर बाद बहला फुसला कर बहन अमर कौर ने फिर से भगत सिंह को पूछा, वीर जी क्या हुआ, बताओ। बहला फुसलाते हुए भगत सिंह उनकी बातों में आ गए। भगत सिंह ने कहा कि मिट्टी देख रही हो, ये खून सी सनी मिट्टी, कि हमारे उन भाइयों और बहनों की खून से रंगा हुआ है जिनको आज अंग्रेजी हुकूमत ने मारा है। इस मिट्टी की सौगंध इस अंग्रेजी हुकूमत को, इनका मैं बदला जरूर लूंगा और अपने भाइयों को और बहनों को जिनकी भी मौत हुई है, उनको उनकी शहादत को वापस करूंगा। ये वाकया था 1919। इसके बाद कांग्रेस के कई लीडर नाराज हुए, देश में अफरा तफरी मच गई, खलबली हो गई, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खूब नारे लगाए गए। लोग यहाँ वहाँ जहाँ पे भी अंग्रेजी हुकूमत, जहाँ पे भी ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, वहाँ जाके लोग नारे लगाते थे। इसी दरमियान सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, जिसे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं, शुरू कर दी। यह आंदोलन लगभग 2 साल तक चली, पर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा के वाकया के बाद गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया। इस दरमियान काफी क्रांतिकारी एकजुट हो गए थे और एक नई उम्मीद की किरण उनके सबके मन में आ गई थी कि अब भारत आजाद होगा। फैसले के बाद उनका सारों का मनोबल टूट गया। चौरी चौरा प्रकरण, जहाँ पे 22 पुलिस कर्मियों को क्रांतिकारियों ने जिंदा जला दिया था, इससे गांधी जी विचलित हुए। उन्होंने कहा कि हिंसा का किसी भी प्रकरण मुझे गवारा नहीं है और उन्होंने ये असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, रद्द कर दिया। इसी दरमियान काफी क्रांतिकारी जो कुछ करना चाहते थे, उसमें से एक क्रांतिकारी थे सचिन सान्याल। उन्होंने सोचा कि अंग्रेजी हुकूमत से लड़ना अगर हो
तो ऐसे हम नहीं लड़ सकते। हमें बंदूकों और बम और हिंसा का उपयोग करना पड़ेगा। इसी दरमियान सचिन सान्याल और उनके साथियों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसी आर्मी थी जहाँ पर भगत सिंह ने सबसे पहली बार अपनी क्रांति का वर्चस्व साथ में मिलकर लहराया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में भगत सिंह शामिल हुए। शामिल होते ही कुछ महीनों बाद उन्होंने यहाँ पे लाइब्रेरी स्थापित की। भगत और उस लाइब्रेरी में तमाम क्रांतिकारियों द्वारा जो काम किए गए थे, तमाम क्रांतिकारियों द्वारा जो क्रांति की गई थी, सब के ऊपर जो किताबें लिखी गई थी वो सारी किताबें उन्होंने वहाँ पर रख दी। भगत सिंह खुद भी बहुत ज़्यादा पढ़ते थे ऐसी किताबों को। उनका मानना ये था कि बंदूक उठाना, बम उठाना, लोगों को मारना, क्रांति करना ये ठीक है, पर हम बंदूक क्यों उठा रहे हैं, हम क्रांति क्यों करना चाहते हैं, हम बम क्यों फेंकना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत महत्व था। ये सोच उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वो अपने समय से बहुत आगे की तरह सोचते थे। वो एक आइडियोलॉग थे, वो एक क्रांतिकारी थे, वो एक रेसिस्ट थे, वो एक अच्छे सिद्धांत और अच्छी सोच रखने वाले क्रांतिकारी थे। वो अपने समय से काफी आगे की सोचते थे। इसके अलावा अगर दोस्तों ये जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि भगत सिंह एकदम खुश मिजाज तरह के व्यक्ति थे। उनको फिल्में देखना बहुत पसंद था। वो जब भी मौका मिलता था अपने क्रांतिकारी भाई सुखदेव और राजगुरु के साथ में फिल्म वगैरह देखा करते थे। और उनका सबसे प्रिय कैरेक्टर जो था वो चार्ली चैपलिन था। कि देखो, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ दोस्तों जहाँ पे तानाशाह, हिटलर जैसे तानाशाह रहा करते थे, तो लोग काफी दुखी, काफी परेशान, काफी सहमे हुए थे। तो भगत सिंह सोचते थे कि ऐसे माहौल में जो लोगों को हंसाता है उसके बारे में क्यों न जाने, उसके बारे में उसको क्यों न सुने। हालांकि चंद्रशेखर आजाद, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जो आगे चल के भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी को के नाम से बदल दिया, तो चंद्रशेखर आजाद को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि भगत सिंह और उनके साथी फिल्म वगैरह देखे। वो चार्ली चैपलिन को 4.5 फुट का अमेरिकी नौटंकीबाज कहते थे। ये तो कुछ दिलचस्प बातें थी भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह जितने ही काबिल क्रांतिकारी और जितने ही आंदोलनकारी थे उतने ही एक वो क्यों थे और वो क्यों नास्तिक भी थे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पर उसके पहले आगे की बातें बताता हूं। इसके आगे जब आगे चलते हुए 1928 की बात है दोस्तों, जब साइमन कमीशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने साइमन कमीशन का गठन करने की सोची। लॉर्ड साइमन के साथ में 7 ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक कमेटी का गठन किया गया और उनको भारत के पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन को यहाँ पर भेजा गया। ये भारत के तमाम जो लीडर्स थे, कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स थे और काफी सारे लोग जो थे, इनको नागवारा था, बिकॉज इस एक्ट में जो गठन होने वाला था यहाँ पर एक भी भारतीय प्रेजेंटेशन नहीं था, एक भी भारतीयों को इस कमेटी का सहभाग नहीं किया गया। तो जहां भी लॉर्ड साइमन जाते थे उनका काले झंडों से स्वागत किया जाता था और नारे लगाए जाते थे, साइमन गो बैक। जब साइमन कमीशन और लॉर्ड साइमन लाहौर पहुंचे तो इसके प्रोटेस्ट के लिए उस समय के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता लाला लाजपत राय
के हाथों में दिया गया कि आप इसका निषेध करें। भगत सिंह और लाला लाजपत राय में काफी आपसी मतभेद थे, इनकी विचारधाराओं के मतभेद थे, पर फिर भी एक दूसरे के ऊपर ये काफी इनका रेस्पेक्ट था। जब 30 अक्टूबर 1928 लाला लाजपत राय और उनके तमाम कांग्रेस के साथी, क्रांतिकारी साथी लाहौर में लॉर्ड साइमन जहाँ पे थे वहाँ पे पहुंचे और आंदोलन शुरू किया, तो जेम्स ए स्कॉट के कहने पर, जनरल जेम्स ए स्कॉट के कहने पर पुलिस ने लाला लाजपत राय और उनके तमाम साथियों पर लाठियां बरसाई। क्रांतिकारी के घेराव होने के बावजूद भी क्रांतिकारी लाला लाजपत राय को बचा नहीं पाए और लाला लाजपत राय इस लाठीचार्ज से बेहद गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्म इतना गहरा था कि जख्मी होने के ठीक 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की अस्पताल में मौत हो गई। इस मौत से तमाम क्रांतिकारी और देश में हड़कंप मच गया। भगत सिंह, जो लाला लाजपत राय को अपने पिता समान मानते थे, भले ही मतभेद थे, पर उन्होंने ठानी कि इसका बदला लिया जाएगा। किसी ने उनको पूछा कि आपका और लाला जी का काफी मतभेद है, तो आप क्यों इसका बदला लेना चाहते हो? भगत सिंह ने बड़े गुस्से अंदाज में उस क्रांतिकारी को कहा कि भले ही हमारे बीच में आपसी मतभेद थे, पर अगर बेटे के होते हुए अगर बाप को मारा जाए तो ये बेटा चुप नहीं बैठेगा। और वही हुआ। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह और उसके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का ठाना। एक आयोजन के तहत और एक तय समय के हिसाब से 17 दिसंबर 1928 को जेम्स स्कॉट को मार गिराने की कोशिश का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुताबिक भगत सिंह स्कॉट को शूट करने वाले थे और सुखदेव राजगुरु उनको कवर अप, और इन दोनों को कवर अप करने के लिए चंद्रशेखर आजाद एक अलग से तैनात थे। पर जैसे ही ये पुलिस अधिकारी को बाहर आते हुए देख राजगुरु अपना आपा खो बैठे, उन्होंने पहली गोली दागी। जैसे ही गोली दागी और वो पुलिस सुपरिटेंडेंट नीचे गिर गया, भगत सिंह ने पहचाना कि ये जेम्स स्कॉट नहीं, पर ये सॉन्डर्स था, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स। भगत सिंह जैसे ही देखा ये सॉन्डर्स है और ये जीवित है, भगत सिंह वहां पे पहुंचे, दौड़ के पहुंचे और उन्होंने 3 गोली और दागी और सॉन्डर्स को वहीं खत्म कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो बचे किसी भी तरह से। और ऐसा होते ही सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद अलग दिशा में भाग निकले और राजगुरु और भगत सिंह अलग दिशा में भाग निकले। ये वाकया बड़ा ही गंभीर था। अंग्रेजी हुकूमत पूरी तरह से हिल गई थी। उनके ही पुलिस स्टेशन के सामने किसी ने उनके ही डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट को मार दिया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को मार गिराया था। और अंग्रेजी हुकूमत अभी जितने भी क्रांतिकारी थे भगत सिंह को के साथ सबको पकड़ना चाहती थी, जिंदा या मुर्दा। और एक दृढ़ संकल्प के साथ में संपूर्ण लाहौर को एकदम कर्फ्यू के माहौल में बांध दिया गया था। बचते बचाते राजगुरु और भगत सिंह दुर्गा देवी, भाभी दुर्गा जिसे कहा जाता है, वहां पे उनके घर पहुंचे। उस समय पे पुलिस इतनी चौकन्नी और मुस्तैद थी कि उनकी आंखों में धूल झोंक कर निकलना बहुत मुश्किल था। पर दुर्गा भाभी ने एक प्लान बनाया। प्लान के तहत भगत सिंह उनके पति बनने वाले थे। दुर्गा भाभी और राजगुरु
उनके नौकर। भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली, सटीक मूछें बना ली, अंग्रेजी हुकूमत की तरह जैसे अंग्रेज लोग कपड़े पहनते थे, कोट वगैरह और जैकेट सब पहनकर अगले दिन वहाँ से निकले दुर्गा भाभी के साथ और उनके छोटे से बच्चे सचिंद्र नाथ के साथ में वहाँ से निकले। राजगुरु उनके नौकर बने हुए थे और वहाँ से धूल मिट्टी झोंक कर दुर्गा भाभी और भगत सिंह और राजगुरु लाहौर से होकर कोलकाता पहुँचे। कोलकाता में दुर्गा भाभी के पति से वहाँ पे उनकी मुलाकात हुआ और इस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के आँखों में धूल झोंक कर वहाँ से भाग निकले। ये उस समय, ये कहने में बड़ा सरल लगता है, ये समझने में और सोचने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन उस समय में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसा करना जो नामुमकिन था वो इन्होंने कर दिखाया। इस दौरान अंग्रेज हुकूमत और ज़्यादा सटीक और ज़्यादा बार्बर हो गई थी। आए दिन क्रांतिकारियों को मारना, उनको जेल में डालना, उनके साथ में दुर्व्यवहार करना ये बढ़ गया था। अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता और बढ़ गई थी और लोगों को उन्होंने निहत्थे लोगों को उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया था। ऐसे समय में भगत सिंह और उनके तमाम साथियों ने सोचा कि इस हुकूमत के अगेंस्ट। उसी समय 1929 में अंग्रेजी सरकार ने पब्लिक एक्ट बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल दोनों को लाने का प्रस्ताव रखा। इस बिल के खिलाफ असेंबली के जितने भी कांग्रेसी मेंबर्स थे सारे खिलाफ थे, सबने वोट किया इसके अगेंस्ट। पर ब्रिटिश सरकार इस बिल को वास्तविकता में लाना चाहती थी और एक स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत लाना चाहती थी। अंग्रेजी हुकूमत इस बिल के तहत तमाम कर्मचारी और काम करने वाले जो वर्ग थे इसको ऑप्रेस करना चाहती थी, इनको अपने नीचे पूरी तरह से लाना चाहती थी। इसके विरोध में भगत सिंह और उनके साथियों ने एक आयोजन किया। 8 अप्रैल 1929 का दिन तय किया गया और इसके मुताबिक राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम धमाके करने वाले थे। पर भगत सिंह ने कहा कि इस आंदोलन का नेतृत्व मैं करूंगा और मैं बम गिराऊंगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के तमाम नेता और चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के इस निर्णय से नाखुश थे। वो नहीं चाहते थे कि भगत सिंह इस आंदोलन में शामिल हो। वो नहीं चाहते थे कि भगत सिंह बम गिराए, क्योंकि उनको पता था कि किसी न किसी तरह अंग्रेजी हुकूमत पता कर लेगी कि सॉन्डर्स की हत्या में भगत सिंह का भी हाथ था और उनको मार दिया जाएगा। पर भगत सिंह इस मौके को एक मौके की तरह लेकर आज़ादी का आंदोलन उग्र करना चाहते थे, भारत की जनता को जगाना चाहते थे, भारत के तमाम लोगों के तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते थे। उस प्लेटफॉर्म को लेकर चंद्रशेखर जी आज़ाद चाहते थे कि भगत सिंह रशिया में जाकर मोर्चा संभाले और वहाँ से आगे की प्लानिंग करें ताकि अंग्रेजी हुकूमत को पूरी तरह से खदेड़ दिया जाए। पर भगत सिंह ने किसी तरह
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी और उनके तमाम नेताओं को ये बता दिया, समझा दिया कि कितना ज़रूरी है उनका इस आंदोलन में शामिल होना। तो जैसे मैंने कहा 8 अप्रैल 1929 तय समय तय वक्त सेंट्रल असेंबली हॉल में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों ने बम लेकर सेंट्रल असेंबली हॉल के उस खाली जगह पर बम फेंके जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। उनकी नीयत साफ थी, उनको किसी को मारना नहीं था, उनको सिर्फ अपनी आवाज अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंचानी थी। भगत सिंह फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफी प्रेरित थे और उसी फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऐसे बम गिराए गए थे बिकॉज भगत सिंह का कहना यह था कि अगर बहरों को आवाज सुनानी है तो गूंज जोर की होनी चाहिए, और ऐसा करते भगत सिंह ने बम गिराए। वो चाहे तो बटुकेश्वर दत्त और अपने अन्य साथियों के साथ वहां से भाग धुएं में, बम द्वारा किए गए धुएं में निकल सकते थे, भाग सकते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बम गिराने के बाद उन्होंने पर्चे बांटे और इनकलाब जिंदाबाद का नारा अपने साथियों के साथ लगाते हुए पुलिस को अपने आप सौंप दिया। भगत सिंह कोर्ट के प्रेमाइसेस को चाहते थे कि मैं कोर्ट के प्रेमाइसेस को इस्तेमाल करके अपनी आवाज़ अपने देश के लोगों को तक पहुंचाऊं और आज़ादी का जो मुहिम उन्होंने छेड़ी थी उसको पूर्ण तरह से संपूर्ण भारत में फैला। इसी के तहत उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने से भी इनकार कर दिया, अपने लिए लॉयर लेने से भी मना कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना उनको सपोर्ट करना चाहते थे, उनका केस लड़ना चाहते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इतना भी उनके पिताजी ने किया कि सरदार किशन सिंह ये प्रूव कर दिया टेक्निकली कि भगत सिंह जिस दिन सॉन्डर्स की मौत हुई वहाँ पर नहीं थे, पर भगत सिंह ने खुद कबूल किया कि सॉन्डर्स का मौत की जिम्मेदारी ली और कहा कि मैंने ही उसको मारा है, और अपना केस खुद ही लड़े। सन 1929 को भगत सिंह को सॉन्डर्स की मौत के केस में जेल में उम्र कैद की सजा दी गई, पर जज के इस फैसले से अंग्रेजी हुकूमत नाखुश थे और इस केस को फास्ट ट्रैक करना चाहते थे ताकि भगत सिंह और उसके साथी राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई जाए। एक कमेटी बिठाई गई, उस कमेटी के तहत एक बिल पास किया गया और उस बिल के तहत ये निर्धारित किया गया कि 24 मार्च 1931 को भगत सिंह और उसके साथी सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर लटकाया जाए। ये सुनते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। भगत सिंह जो अब तक सिर्फ पंजाब में लोग जानते थे, अब संपूर्ण भारत में भगत सिंह को जानने लग गए। ये मुहिम जो भगत सिंह छेड़ी थी उग्र हो गई और जहाँ जहाँ अंग्रेजी हुकूमत होती थी वहाँ वहाँ लोग बड़ी ही उग्रता से ब्रिटिश सरकार का निषेध करने लग गई। ब्रिटिश सरकार को ये पता था कि अगर 24 मार्च को ही भगत सिंह को लटकाया जाए तो ये आंदोलनकारी ये लोग ये ऐसा नहीं करने देंगे। तो तय समय और तय दिन के मुताबिक ऐसा नहीं किया गया और भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931 को तय की गई शाम को 7:30 बजे बिना किसी को बताए। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी को बताए उनकी फांसी जो है एक दिन पहले निर्धारित की गई। फांसी का समय शाम के 7:30 बजे। जब जेलर भगत सिंह के कक्ष में पहुंचे
उन्होंने कहा कि सरदार जी आपका समय हो गया, हुक्म आ गया है आपको लटकाने का। तो भगत सिंह ने कहा, भगत सिंह उस समय किताब पढ़ रहे थे लेनिन द्वारा। भगत सिंह ने कहा कि रुक जाओ, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है। और ऐसा कहते वो अपनी किताब में वापस लीन हो गए और कुछ समय बाद वहाँ से उठे, उन्होंने किताब रखी, जेल को चला और वहाँ से बाहर निकले। बाहर निकलते जेलर से उन्होंने कहा कि हमारे हाथ खोल दिए जाए, तोप से ना ढका जाए। ऐसा कहते ही अपने दोनों साथी सुखदेव और राजगुरु को गले मिलकर भगत सिंह आज़ादी का नारा, इनकलाब जिंदाबाद और रंग दे बसंती बोलते हुए आगे निकल पड़े। भगत सिंह बीच में, सुखदेव और राजगुरु उनके दाएं और बाएं, और खुशी से हंसकर फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। उनके मौत के बाद उनके शवों को पीछे के रास्ते से ले जाया गया और उनको जलाया गया रिवर सतलुज नदी के पास। ये बिना किसी को बताया किया गया। अगले दिन जब लोगों को पता चला कि भगत सिंह और उनके साथी दोनों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर मौत दी गई है और उनके शवों को जलाया गया, लोग उग्र हो गए और उन्होंने अपनी आज़ादी का जो आंदोलन जो भगत सिंह छोड़ के गए थे और उग्रता से लड़ाई लड़ने की सोची और गांधी के खिलाफ नारे लगाने लगे, डाउन विद गांधी। दोस्तों ये कहानी भारत के उस शूरवीर की है जिसने मात्र 23 साल की उम्र में अपने आप को देश के हवाले कर दिया, हंसते खेलते अपने मौत को गले लगाया। भगत सिंह, जैसे मैंने कहा कि नास्तिक थे, उनकी कल्पना काफ़ी आगे की थी। उन्होंने अपने बुक जो उन्होंने जेल में लिखी थी, उन्होंने कहा था कि मेरी मौत के बाद 15 साल के बाद भारत देश आज़ाद होगा, और लगभग ऐसा ही हुआ। पर उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी मौत के बाद इस देश को जो लोग चलाना चाहते हैं, इस देश की सत्ता जो हासिल करना चाहते हैं, वो ऐसे स्वार्थी लोग होंगे जो आगे चलकर इस देश का भविष्य बिगाड़ने वाले हैं। ये आगे की सोच भगत सिंह की थी, जो आज सच है। आज भारत में यही हो रहा है। वो नास्तिक इसलिए थे कि 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के बाद जो लोग एक साथ पहले लड़ रहे थे, वही लोग हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। उन्हें सोचा कि जाति और धर्म अगर इस तरह से लोगों का बंटवारा करे तो मैं ऐसे जाति और ऐसे धर्म को नहीं मानता, इसलिए वो नास्तिक थे। आज हमारे देश में यही हो रहा है दोस्तों, जाति और धर्म के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। आज कुछ चंद नेता इसी बात का फायदा उठा के अपनी रोटियां सेक रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ पाए, ताकि उनका परिवार आगे बढ़ पाए, पर लोग मर रहे हैं। सतर्क भारत, ये मेरा चैनल इसी के खिलाफ होगा। सतर्क भारत भगत सिंह के उस सोच को आगे बढ़ाएगा जिसका फायदा लोगों को नहीं पता। उस सोच को आगे बढ़ाएगा जो ऐसे जातिवादी सोच, ऐसे सांप्रदायिकता सोचने वाले लोगों के खिलाफ होगा। भगत सिंह जिस देश की कल्पना करते थे, उसको आगे बढ़ाएगा सतर्क भारत। जय हिंद, जय भारत।